अनुराग जी बात कर रहे थे एफआईआईस की, इस पूरे सिनारियो में एफआईआईस का वैसे भी थोड़ा आंख में चौली टाइप चल रहा है इस समय, आगे चर्चा में और जाएंगे कि क्या उसके पीछे के कारण है और कब उनकी तरफ से एक स्टडी हमको फ्लो मिलेगा या उसकी ज़रूरत हमें है भी कि नहीं। लेकिन इस सिचुएशन को वो कैसे असेस कर रहे होंगे और उस पैसे का कितना पोर्शन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत हद तक उस पर भी बिहेव करता है। यस विपिन जी, डेफिनेटली एफआईआईस के पे निर्भर जरूर करता है। जैसे अनुराग साहब की आपने बात की कि उनके जो आंकड़े देखे, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा कि 2% की अर्निंग्स आई है। निफ्टी की अर्निंग्स आई है 8.7, मिड कैप 150 की आई है 26%, स्मॉल कैप 250 आई है 6.7। ये 2% की अर्निंग नंबर, पता नहीं कौन से नंबर की बात कर रहे थे अनुराग साहब, कौन से नंबर अनुराग साहब से सुनना चाहूंगा मैं। I would like to take my attention to that index because NSE 500 is a constituent of 3 and Nifty is at 8.7. 1096 is the earnings of Nifty. कुछ अनुराग आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? हाँ जी। नहीं, वो टोटल FY24 की बात कर रहा हूँ जो एंड हुआ ना पूरा, द एंटायर ईयर FY24 निफ्टी 500। Nifty NSE 500, NSE 500 की भी तो ग्रोथ 9.3 रही है सर। अच्छा NSE ठीक है सर। 500 की FY25 की बात कर रहा हूँ बिकॉज FY26 में आ गए। सो ये 2%, 2.5% का, मैंने FI से 2-3 FIs को भी ऐसा लगा कि हमारी अर्निंग्स नहीं आई हैं, बट 1096 इज द निफ्टीज अर्निंग्स। सो आई थिंक ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे पहुंच गए इन अ बैड ईयर। रहा सवाल 15% की कैगर का जो अनुराग साहब ने रेफर किया, एक्चुअली अगर आप 11 साल की कैगर देखें निफ्टी की 11.84 है। मोदी जी जब आए थे पावर में, अभी 11 इयर्स का एनिवर्सरी हुआ, 11.84% इज द total CAGR return of Nifty, which is equal to the nominal GDP by 50 bips of dispersion. So I personally think जो ये नैरेटिव बन रहा था स्पेशली एफआईआईस में कि भाई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन आ गई है, बहुत ज्यादा रैली मिल गई। ऑफ कोर्स कोविड का अगर आप साल पकड़ेंगे वहां से तो डेफिनेटली आफ्टर द गिरावट आपको 15% की IRR मिलेगी। हमने एफआईआईस को 3 कैटेगरी में बांटा है विपिन जी, तीनों का वर्ताव बहुत अलग है। एक वो होता है एफआईआई जो इंडेक्स फंड दूसरों के पैसे पे चलाता है, दूसरा अपने प्रॉप को इंडेक्स फंड में लगाता है, और मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, और तीसरा होता है हेज फंड और सिचुएशनल ट्रेडर। ये तीनों का नाम एफआईआई है, बट उनका वर्ताव इतना अलग है और इस पे एक स्टडी की है। जो ये हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, जो जो ट्रेड करते हैं, कोई अर्निंग्स पे एक स्टॉक को खरीदते हैं फिर अर्निंग्स के बाद बेचते हैं, या पेयर ट्रेड्स करते हैं, जो भी करते हैं वो एक्चुअली बहुत बहुत ऑलमोस्ट 15-20 महीनों से बेच ही रहे थे, और उन्होंने अपना माल ऑलमोस्ट 90% खाली कर चुके हैं। अगर आप लिस्टेड कंपनीज की अगर आप ओनरशिप देख रहे होंगे जहां पे 1% से ज्यादा बीएसई की वेबसाइट पे आता है, वो सब खाली हो चुका है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूएस की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगाते हैं, जैसे हार्वर्ड, उनकी जैसे ही फंडिंग बंद हुई उनके पैसे इंडिया से निकलने लग गए, वो सेकंड कैटेगरी थी। तीसरा, ये जो वैनगार्ड्स हो गए, ये जो एफटीएससी और एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने पैसा ऐड किया है। उनके फैक्ट शीट्स में जाके हमने चेक किया है, दे हैव एडेड इंडिया। सो ऑल दीज 3 आर एफआईआईस बट दे बिहेव डिफरेंटली। और अच्छी बात यह है कि जो फ्रॉथी एफआईआई थे वो छोड़ चुके, और उनकी 90% सेल ऑफ एनएसई 500 स्टॉक्स हो चुकी है, ये मेरा अनुमान है। आई कुड विद अ टॉलरेंस ऑफ 10% ऑन द लोअर साइड, सो 80% तो वो बेच चुके हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं एफआईआई कितनी भी बेरिश ओपिनियन दे रहा है, बट मार्केट नीचे नहीं जा रही, क्योंकि वो बेरिश ओपिनियन ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है, और जो बेरिश दे रहा है वो बेच चुका है। दूसरा जो इंडेक्स फंड मैनेजर है उसकी कोई ओपिनियन नहीं चलती, वो 462 स्टॉक एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स में 462 स्टॉक है, उसको खरीदना ही खरीदना है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओपिनियनेटेड एफआईआईस हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड देयर बेरिश पोजीशन बाय एक्शन। तो गौरांग साहब, अब हमारे मार्केट को क्या मैं मानूं, मतलब जैसा जो फिरोज साहब ने एक्सप्लेन किया कि जो फ्रॉड है वो हट चुका है, तो अब एक बैलेंस अप्रोच, एफआईआई जितना खरीदेंगे, लेकिन डीआईएस का एक्शन आएगा, म्यूचुअल फंड्स का एक्शन आएगा, रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करेगा और बाजार बहुत डायनामिकली चलेगा। देखिए, डायनामिकली चलने के लिए मेरे ख्याल से परिस्थितियों का सुधरना भी अनिवार्य है विपिन जी। और ये जो अभी चर्चा हो रही थी विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली को लेकर के, तो अगर मेरे आंकड़े सही हैं, अगर नहीं है तो महानुभाव ठीक कर सकते हैं मेरे आंकड़ों को। पिछले साल पहले अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 में करीबन 1,60,000 की तरफ से, इस साल 1 जनवरी से मेरे ख्याल से मई
के आसपास करीबन 2 लाख करोड़ की बिकवाली की। यानी कि कुल मिलाकर के अनुमानित 3,60,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। इतनी बिकवाली करने के बावजूद हमारे बाजार में सूचकांक में बात कर रहा हूँ सेंसेक्स निफ्टी की, करेक्शन कितना आया? मेरे ख्याल से 16 या 18% के प्रतिशत के आसपास, और फिर वहां से हम ऊपर की तरफ उभरे। और ये केवल मात्र इसलिए हुआ कि मेरे ख्याल से अभी बात हो रही थी मैच्योरिटी की, तो जो मैच्योरिटी जो छोटे निवेशकों में आई है, वो हमने जमीनी स्तर पर देखी भी है और उसका अनुभव भी किया है, क्योंकि हम निरंतर लगातार निवेशकों को जागरूक करने का अभियान चलाते हैं। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भ्रमण करते हैं और लोगों से जाकर के मिलते हैं, खास करके छोटे मेजोले शहरों में। तो वहां से ये अनुभव हमको मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि एफआईज अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उनको जब आना होगा आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैच्योरिटी आई है और आने वाले समय में जिस तरीके से नए निवेशक और भी जुड़ेंगे, तो ये मेरे ख्याल से जो एक वित्तीय मजबूती का सहायता जो होगा हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों, वो एक बहुत बड़ी परिवर्तन वाली बात होगी। अब जहां तक रहा बाजार चलेगा, मेरे ख्याल से मेरा ये अनुमान है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, जुलाई के आसपास 15 जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से बहुत सारे स्पष्टीकरण जो अभी नहीं है वो आ जाएंगे। और उसके और मौसम को लेकर की बारिश, मेघराज का भी मेरे ख्याल से आगमन अच्छा हुआ है, और अगर वो भी फैल जाता है चौतरफा भारतवर्ष में, तो वो भी सहायता करेगा कृषि पैदावार में। तो मेरा आकलन ये कहता है कि जुलाई के पश्चात शायद थोड़ा बहुत स्थिरता आएगी बाजार में विपिन भाई। ऐसा नहीं कि हम एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। पंकज जैन साहब, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर युद्ध है जो हमारे हाथ में भी नहीं है। अब वो ईरान इजराइल लड़े हैं, उसमें और 4 देश मिल जाएं, कुछ हम नहीं कर पाएंगे, क्रूड को जहां जाना होगा जाएगा। लेकिन अगर हम उसको छोड़ें और थोड़ा अपनी तरफ देखें, जो हमारे जीडीपी का अनुमान या फिर महंगाई पे एक कंट्रोल, हालांकि क्रूड का मामला बिगड़ेगा तो महंगाई पे इम्पैक्ट आएगा। आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके इंस्टेंस हैं और उन्होंने जो कोशिश की है एक पुश देने के लिए ग्रोथ को, मॉनसून भी उसमें एक फैक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हो जाएंगे और बहुत सारे ग्रोथ इंडिकेटर्स, ये सब मिला के हाल फिलहाल में क्या कहानी कह रहे हैं? ठीक है, इंटरनेशनली जो होगा उसका इम्पैक्ट आता रहेगा, लेकिन चूंकि वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वहां से हम बाजार के लिए किस तरह के सिग्नल्स देख सकते हैं? देखो विपिन जी, एक तो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए रादर, लेट्स नॉट बी इमोशनल विद द मार्केट्स। हमारे को रियलिटी के साथ, फंडामेंटल्स के साथ, टेक्निकल्स के साथ, उसके तीनों चारों चीजों के समीकरण के साथ हमारे को मोमेंटम को देखना है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें, फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ 22,000 निफ्टी, हम करीब 25,000 निफ्टी के आसपास कुछ दिन पहले तक आ गए थे। वहां से हमने थोड़ी करेक्शन देखी है। और हमने जिस तरह से देखा भी, जैसे हाल ही में जिस तरह से आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया, ऑलमोस्ट फ्रंट लोडेड रेट कट है, और आरबीआई ने कहा कि अगले कुछ महीने, रादर वर्ष 2025, कैलेंडर वर्ष 2025 में और कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में, खासतौर यूएस मार्केट में किस तरह के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड चल रहे हैं। उससे ज्यादा अगर कुछ और छेड़छाड़ करेंगे, आई थिंक करेंसी पे इफेक्ट आ सकता है। तो बहुत सारे समीकरण है। उसके अलावा आई थिंक व्हाट पॉजिटिविटी गेव, आई थिंक जो आरबीआई को एक देने का जो एक फायदा मिल गया उनको, आई थिंक इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। जीडीपी डाटा आई थिंक जो हमारे को रिसेंट टाइम में आया, काफी डिसेंट, काफी एंकरेजिंग जीडीपी डाटा आया। जीएसटी नंबर्स काफी एंकरेजिंग है, बट आई थिंक ग्रोथ पैटर्न्स इतने एंकरेजिंग नहीं थे। वो आरबीआई को भी रियलाइज आ रहा था, एंड दैट वाज द रीजन, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट है, फ्रंट लोड किया गया। एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस कि मॉनसून आने वाले वक्त में, जो अभी तक के प्रोजेक्शंस हैं कि काफी एक डिसेंट सा अच्छा मॉनसून आने की ऐसी संभावना है, और फेस्टिवल सीजन अगले 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, फॉरगेटिंग अबाउट से व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वॉर फ्रंट इन इजराइल ईरान और इन रशिया यूक्रेन, उसके अलावा भी हम देखें तो आई थिंक 25,000 निफ्टी के आसपास काफी ऑप्टिमली प्राइस थी। और एफआईज भी, या डोमेस्टिक इंश्योरेंस या एफआईज या रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे को अब नहीं भूलना चाहिए व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 3-4-5 ईयर्स, कि इनका समीकरण भी काफी लार्ज नंबर्स हो गए हैं। एफआईज भी, जैसा अभी
हमारे कलीग भी समझा रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एफआईज वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ मैंडेट्स, एंड सेम इज द केस विद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, सेम इज द केस विद रिटेल एंड एचएनआई हमारे को देखने. सो आई थिंक एंड दिस ऑगर्स वेरी वेल फॉर our markets on a longer term footing. It seems कि मार्केट में जितने ज्यादा अच्छे बड़े प्लेयर्स होंगे, आई थिंक मार्केट उतनी मैच्योर है, मार्केट में उतनी डेप्थ है, मार्केट में उतनी लिक्विडिटी है. सो आई थिंक मेरे को लगता है कि जो लेवल्स करंटली हो गए हैं, जिस तरह का एक करंट डोमेस्टिक इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट में स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम अराउंड करंट काइंड ऑफ लेवल्स प्लस माइनस 300-400-500 पॉइंट्स काइंड ऑफ थिंग. और इन लेवल्स के आसपास आई थिंक इट्स गुड मार्केट स्पेंड सम टाइम एंड देन मे बी मार्केट कुड मूव फॉरवर्ड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कंपनी थ्रो. क्योंकि हमारे जो अभी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक उनमें एनकरेजमेंट थी, बट दे वर नॉट गंगो काइंड ऑफ रिजल्ट्स. अगर हम 1 से 10 में सॉर्ट ऑफ नंबर का आंकड़ा देना चाहें, तो आई थिंक समवेयर क्लोज टू 5.5-6 आई थिंक ऑन अ पॉजिटिव नोट, बट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट द रिजल्ट्स. सो लेट्स सी कि Q1, Q2 के रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, एंड देन आई थिंक मार्केट्स में टेक द नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड. बट ओवरऑल जैसा मैंने पहले भी कहा था, मार्केट में रेजिलेंस है, मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम है. सो आई थिंक वो कैसे कैसे बिल्डअप होता है, बट टू एक्सपेक्ट कि मार्केट एक रनअवे फेज में रहेगा, कि हम जिस स्पीड से 22-23 हज़ार से 25 हज़ार आए हैं, इसी स्पीड से हम मे बी नया निफ्टी का हाई बनाएंगे, जो कि एक टॉक होने वाली थी पिछले दिनों, एक चल रहा था बात. दैट मे नॉट बी ऑल दैट इजी. आई थिंक उसमें एक स्पीड ब्रेक बम्पर्स आते रहेंगे, तो उसके कारण कुछ भी बन पाएंगे. बट आई थिंक एंड उसके अलावा आई थिंक व्हाट वी हैव सीन, जैसा मैं कह रहा था, सेक्टर चर्निंग, सेक्टर रोटेशन हो रही है. देयर आर सम सेक्टर्स जो कि पिछले 1.5-2 साल से काफी कंसिस्टेंट है, एंड देयर आर सम सेक्टर्स जिसमें काफी चर्निंग हो रही है. समथिंग टू डू विद डिफेंस. आई थिंक आज से 3-4 महीने पहले डिफेंस वाज डाउन इन डम्प्स, और ये माना जा रहा था कि जिस तरह के पीक लेवल्स आज से 7-8 महीने पहले बन गए थे, इट में टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस म्यूचुअल फंड्स टू कम टू दोज काइंड ऑफ लेवल्स. बट एक ऐसा इवेंट हुआ, आई थिंक, एंड व्हाट हैज हैपेंड इन इंटरनेशनल काइंड ऑफ सिनेरियो, सडनली डिफेंस स्टॉक्स आर फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड, फ्लेवर ऑफ इंडिया. सो आई थिंक ये समीकरण चलते रहेंगे, वॉलेटिलिटी चलती रहेंगी. वन विल हैव टू लिव विद इट, वन विल हैव टू स्टे विद इट, वन विल हैव टू रन विद इट. बट उसके अलावा मेरे को लगता है कि मार्केट जो एक 25,000 निफ्टी के आसपास का लेवल है, यहाँ पर शायद थोड़ा समय बिताए. ओके, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी, थोड़ी वोलेटिलिटी और सारे ये फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हैं, आप कह रहे हैं 25,000 के आसपास थोड़ा वक्त बीतेगा. जैसे 20 से 25 होता हुआ दिखाई दिया है, वो एकदम 25 से 27 या 30 ना दिखे, तब डेफिनेटली सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें बहुत मुड़ जाएंगी. अनुराग साहब, तो फिर अभी जो पूरा सिनेरियो है, जिस तरह की चीज़ें हैं, कौन से सेक्टर्स, एक डिफेंस की थीम सबको समझ में आती है, हमारा जो रोज हम एक शो करते हैं उसमें ज़्यादातर लोग अब यही सवाल पूछने लग गए हैं, या वो बहुत सारा कुछ डिफेंस में खरीद भी रहे हैं, फिर आगे पीछे उनको जो समझ में आता है वो हमसे सवाल पूछते हैं. तो डिफेंस एक थीम हो गई, उस पर भी आगे बताइए कि ये थीम का कितना लंबा, क्या ये लगातार बनी रहेगी, क्योंकि एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की थीम है, और बाकी की क्या थीम्स हैं जो मार्केट में प्रिवेल करेंगी. तो विपिन जी, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग से पिछले 4 साल की गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो केपेक्स बढ़ा आपका करीब 3 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ का भी है नंबर, इससे कुछ अर्निंग विजिबिलिटी इन कंपनीज की इंप्रूव हुई है, लेकिन इवेंचुअली people like me and most of the FIIs are basically non-believers. इसको हम बोलेंगे, हम we are non-believers in these domestic PSU defense themes और railways और infra themes in India broadly. Maybe some कुछ pockets हो सकते हैं. वो इसलिए है because विपिन जी, ये companies को generally, for example, जो defense companies को multiples मिलने चाहिए, जो यूरोप में मिलते हैं या US में मिलते हैं, वो इंडिया एक अलग ही स्ट्रेटोस्फीयर में चल रहा है उसमें, राइट. तो वो एक किसी वैल्यूएशन पैरामीटर में पहली बात फिट नहीं होते. इसीलिए इट इज नो सरप्राइज दैट पीपल लाइक FIs हैव एंटायरली मिस्ड दिस रैली, एंड इट इज फाइन समटाइम्स अगर आप कोई रैली मिस कर देते हैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो नहीं आती है. सेकेंड, उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी होते हैं. आई थिंक सूनर लेटर इंडियन इन्वेस्टर्स भी रियलाइज करेंगे कि ऑर्डर बुक प्रॉफिट्स नहीं होते, अर्निंग्स नहीं होती, और इन कंपनीज ने अगर ग्रेटनेस बनानी होती तो ग्रेटनेस, ये तो कंपनीज करीब 60-70 साल पुरानी है, इन्होंने ग्रेटनेस अचीव करनी होती तो बहुत पहले हो गई होती.
देखिए, आपको डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव दैट बाय द लेटेस्ट वेपन्स दैट यू हैव। सिर्फ डोमेस्टिक बना करके अगर वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो फायदा नहीं है, और उस समय इंडिया में अभी इसको उसमें थोड़ा सफर तय करना है, राइट। तो ये एक मेरा थोड़ा सा मतभेद हो गया इसमें कि आई डोंट बिलीव इन दिस, एंड दैट इज व्हाई एफआईज मोस्टली ट्रस्ट कंज्यूमर सेक्टर्स इन इंडिया, एंड दैट इज वेयर दे इन्वेस्ट। विपिन जी, इसके इसके साथ अगर मैं इसी बात पर ऐड करना चाहूँ, बिकॉज आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू से ऑन एफआईआई सेलिंग एंड जनरल जी जी मोमेंटम प्ले इन इंडिया। देखिए, हम डिबेट इधर साइड कर सकते हैं, लेकिन एफआईआईज आर स्पीकिंग विद देयर मनी, राइट, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं बातें जो भी कर लूँ, मेरा पैसा कहाँ लगा है वो जरूरी है। देखिए, एफआईआईज एक तो इस समय इंडियन मार्केट में मैटर नहीं करते उतना ज्यादा, राइट। एक जमाना था जब वो 22-23% होल्ड करते थे और फ्री फ्लोट का आधा उनके पास था तकरीबन, क्योंकि आधा फ्री फ्लोट प्रमोटर्स, एक्चुअली 60% प्रमोटर्स के पास था, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, राइट। आज की तारीख में प्रमोटर्स और गवर्नमेंट मिला के 50% है, एफआई करीब 15% है, और बाकी सारा जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटेल के पास में है। रिटेल प्लस एचएनआई, बिकॉज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईपीएफओ तमाम मिला के ये बेसिकली रिटेल मनी ही है। तो आज सिर्फ बेचने वाला जो है वो जो एक्सटर्नल व्यू लाता है वो सिर्फ 15% ऑफ इंडियन मार्केट है। 85% ऑफ इंडियन मार्केट इज ड्रिवन बाई व्हाट इंडियन इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट इंडिया, विच इज गुड, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी समझने होंगे कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स आर कैपिटल कंटेन्ड, विच मीन्स इंडिया की कैपिटल बाहर नहीं जा सकती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको इंडिया में ही करना है। तो इट इज समथिंग लाइक अ बॉम्बे रियल एस्टेट। आपको अगर मकान खरीदना है तो देखिए प्राइस वही है, वो वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही रेट है जी, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, बट यही प्राइस है, राइट। तो एक तो जो कैपिटल कांस्टेंट जब हम कंपेयर करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की मार्केट कैप तो करीब 2.5 ट्रिलियन है, इंडिया की 5 ट्रिलियन है, क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज यूके से आप अगर बैठे हैं तो आप फ्रीली मनी दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे एक आपकी मार्केट वैल्यूएशन में फर्क आता है, राइट। पहला ये नजरिया है जो एक एज एन एफ आई कैन टेल यू, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो खरीद रहे हैं उसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन यू आर प्लेइंग दैट यही चलेगा गेम, क्योंकि आगे भी यही होने वाला है और somebody else will buy आपसे हायर रेट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स को छोड़ दें। दूसरी बात देखिए, एक मूवी आई थी दृश्यम, हम्म, उसका एक बड़ा अच्छा मुझे डायलॉग पसंद आया था। वो ये था कि सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हैं। तो ये नंबर आपकी एफआई होल्डिंग को हर कोई कह देता है एफआई होल्डिंग कम हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग 48% से 40% हो गई है विपिन जी, करीब 3-4 साल से, राइट। प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं? अगर स्टोरी इतनी अच्छी है तो उनको नहीं बेचना चाहिए, राइट। सेकेंड इज ये जो आपका नंबर पिछले अगर हम 2012-13 में जब से एफआई नंबर पीक किया, करीब 22-23% से नीचे आया, जब इंटरेस्ट रेट्स 0 पर थे यूएस में, तब उन्होंने पैसा निकाला है। तो अब तो 10 ईयर यील्ड करीब 4.5% पर है यूएस में, उसमें 3% का करेंसी डिप्रिसिएशन लगा दीजिए। अगर 8% किसी को फिक्स रिटर्न मिल रहा है तो फिर वो रिस्क लेने क्यों जाएगा? तो वो भी एक हेडविंड आता है। तो आई थिंक देयर आर दीज आर 2-3 मल्टीपल हेडविंड्स, राइट। एक वैल्यूएशन इंडिया में अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन वो प्राइस्ड इन है, तो अब उसमें बार्गेन्स नहीं बचे हैं। एंड थर्ड इज, देखिए मनी वहां बनता है विपिन जी जहां पे क्राउड नहीं होता है। एक चीज अगर क्राउड आउट हो गई तो फिर वो आई वुड से वो एलआईसी बन जाता है। एलआईसी में तमाम जनरेशन ने पैसे लगाए सोचते हुए कि अब पता नहीं क्या बन जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इन सर्टेन सेंस मे बी इट्स अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआईपी वो एलआईसी बनता जा रहा है धीरे धीरे, वेयर इन्वेस्टर्स आर पुटिंग एनी नंबर एंड सेइंग कि ये जो 15% इधर और मिड कैप में 20% और उधर 25%। देखिए, ये बैटल बातों से नहीं जीती जाएगी, डेटा तो है ही सामने। अगर चीज महंगी है तो महंगी है, वी शुड कॉल इट दैट जी जी एंड जस्ट सेट द एक्सपेक्टेशन, राइट, कि मार्केट में 10 से 10% भी रिटर्न आ जाए, एक सेंस में मैं ये कहूंगा लॉन्ग टर्म में, तो काफी है। बिकॉज अब तो यूएस की कंपनीज रिवर्स लिस्टिंग करके इंडिया में लिस्ट कर रही हैं, विच इज गुड न्यूज, सम पीपल माइट थिंक, बट इन्वेस्टर्स के लिए वो गुड न्यूज नहीं है विपिन जी। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज इन्वेस्टर रियली अंडरस्टैंड्स दिस। तो ये मेरा लिमिटेड टेक है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, बट इसमें बातें कुछ काम की है, 5 साल बाद भी सुनेंगे तो लगेगी काम की कि हाँ कुछ जी कुछ बातें तो ठीक है इसमें से।
ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, हमारे लिए भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से आएंगे तो हम बात करेंगे कि अब इस पूरे सिनेरियो में जो थोड़ी बहुत बात हमने अनुराग जी से भी कर ली, थोड़ा पंकज जी ने भी इसमें एक व्यू दिया, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक व्यू लेंगे कि एक निवेशक क्या करे, वो कैसे सिचुएशन को जज करे। फाइनली ये सारी बातचीत हम इसीलिए कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप चुनेंगे तो किस आधार पे चुनेंगे, क्या देखेंगे उसके अंदर, उसमें भी 50 तरह के स्टॉक्स होते हैं, तो वो अप्रोच धीरे धीरे जो माइक्रो इन करनी है उसको कैसे लेकर आएंगे ताकि आपको आपका निवेश सुरक्षित रहे और सेकेंडली आपके पैसे भी बने, ये एक होगा। ब्रेक से पहले एक सवाल, चूंकि पूरा बातचीत वॉर के अराउंड थी तो आ गया मेरे मन में, तो अनुसार मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो ये कि पहले भी काफ़ी वॉर्स हुए हैं और अभी हाल फिलहाल में तो एक छोटा फेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान में हो गया, उससे पहले करगिल हुआ, या दुनिया में और दूसरी लड़ाइयाँ हुई। क्या हिस्ट्री कहती है मार्केट के लिए वॉर्स के समय कैसा बिहेव करता है? बिल्कुल, देखिए मैं जब से होश संभाला है मैंने 4-5 वॉर्स देखी हैं, और देखिए मतलब क्या पढ़ी हैं जो हमारे टाइम पे हुई हैं। सबसे पुरानी मेमोरी तो ऑब्वियसली गल्फ वॉर की है, जो अर्ली 90s में हुई थी। उस समय हम स्कूल में थे, लेकिन आप उस समय का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, मार्केट में शानदार तेज़ी हुई थी। खैर उस समय फैक्टर दूसरे थे। उसके बाद करगिल वॉर हुई थी। करगिल वॉर के दौरान भी भारतीय मार्केट ने शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए थे। पुलवामा वाला मामला हो, चाहे उसके बाद इजराइल हमास वाला मामला हो, चाहे उसके अलावा आप देखें रशिया यूक्रेन वाला मामला हो, कभी भी बुल मार्केट वॉर की वजह से नहीं रखी और ना ही कोई बेयर मार्केट वॉर की वजह से शुरू हुई है। मेरा ये मानना है कि इस बार भी यही होगा। इस बार भी ये एक मौका दे रहा है आपको एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में डिक्लाइन का, डिप का, जो आप यूज़ करें एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो मौका है तो इस मौके को पकड़ेंगे कैसे, वो चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद।